तो हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग 10वीं क्लास का रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण की बात करनी है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं पाते हैं या स्कूल कोचिंगों में उनका चैप्टर ये छूट चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आज हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इनके समीकरण क्या है, इनको कुछ अच्छे तरीके से लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, क्या मैंने बोला? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जो भी चीजें हम लोग बनाते हैं, जैसे खिचड़ी बनाया, दाल मिलाया, चावल, नमक, इनको मिला करके कोई एक नया पदार्थ बनाया जिसको मैंने खिचड़ी बोला, उसी नए पदार्थ को, यानी जो नया पदार्थ बन रहा है उसको हम लोग उत्पाद के नाम से जानेंगे, और जो पुराने पदार्थ को मिलाया गया उनको अभिकारक के नाम से जानेंगे। अभिकारक से उत्पाद बनने में जो प्रोसेस है उसी को क्या बोला जा रहा है? रासायनिक अभिक्रिया बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या बोला गया? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके, यानी दो हो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो नया पदार्थ बनेगा उनका गुणधर्म क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। यानी जो अभिकारक, यानी जो या दो से अधिक पदार्थ लिया गया था उनका गुणधर्म और ये जो नया बना उनका गुणधर्म आपस में अलग होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, मैंने क्या बोला? जो नया पदार्थ होगा, जो नया पदार्थ बना होगा और जो पुराना पदार्थ जिनको मिलाया गया होगा, जब दोनों के गुणधर्म अलग हो जाएंगे उसी का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो बच्चे, उदाहरण की बात करें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर के क्या बनाए? जल। जल का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। ठीक, यहां पे हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई गई, यानी ये पुराने पदार्थ है, जो बना ये नया पदार्थ है, दोनों ने मिलकर के नया पदार्थ बनाया, इसी को क्या बोला जा रहा है? रासायनिक अभिक्रिया बोला जा रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में इन दोनों का गुणधर्म इनके गुणधर्म से क्या होगा? अलग अलग होगा। तो जहां तक हमारी उम्मीद है ये बातें आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करने वाले हैं, दूसरा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, यानी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानोगे, यानी इनकी पहचान कैसे करनी है, इनकी पहचान कैसे करनी है। तो ध्यान देना, निम्नलिखित कारकों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी हम लोग को कैसे पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है? एकदम मजेदार तरीका है पहचानने का। सबसे पहले रंग में परिवर्तन होना। क्या मैंने बोला? रंग में परिवर्तन होगा, यानी जो पुराना पदार्थ है उनका रंग कुछ और है, जो नया बन गया अगर उनका रंग कुछ और हो जाता है तब हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा हम लोग क्या पहचानेंगे? पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होगा। किसकी स्थिति में? पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होना, यानी जो पदार्थ लिया गया था अभिक्रिया कराने के लिए और जो नया बना, दोनों की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए।
इसका मतलब अगर वो सॉलिड लिक्विड गैस है, जो नया पदार्थ बना, उनका अवस्था भी बदल सकता है, यानी दूसरी अवस्था में चले जाएंगे। यानी अगर पदार्थ की स्थिति बदल गई है तब भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा, प्रकाश का उत्सर्जन होना। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। अगर प्रकाश भी उत्सर्जित हो गया, हमें यह पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गंध का उत्पन्न होना या परिवर्तन होना, यानी गंध का, यानी किसी एक नए गंध का उत्पन्न हो, यानी उनका गंध पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो जाए, या फिर उनका गंध किसी अलग प्रकार का था, जो नया बना उनका गंध किसी और प्रकार का हो गया। इनसे भी हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट जो है, गैस का उत्सर्जन होना। कभी कभी क्या होता है, नया पदार्थ बना, उनके साथ में गैस निकलती है, यानी जो पुराना पदार्थ था वो नए पदार्थ में जब बदला तो उनसे गैस निकली, यानी गैस का निकलना भी क्या बताएगा, रासायनिक अभिक्रिया। सबसे अच्छी बात ध्यान देना, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ऊष्मा उत्सर्जित भी होती है और ऊष्मा अवशोषित भी होती है। मतलब कुछ अभिक्रिया है, उनको होने के लिए ऊष्मा देना पड़ेगा, यानी ऊष्मा का उसमें अवशोषण होगा। कुछ ऐसा होगा वहां से ऊष्मा उत्सर्जित होगी, यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद वहां से उत्सर्जित होगी ऊष्मा। ठीक। सबसे अच्छी बात, उनके तापमान में भी परिवर्तन होना, यानी जो अभिकारक है, मैंने क्या बोला, जो अभिकारक, क्या लिखा, जो अभिकारक है ये किस में बदलेगा, ये उत्पाद में बदलेगा। किस में बदलेगा, उत्पाद में। ये नया पदार्थ, ये पुराना पदार्थ। ठीक। अब क्या होगा, इनका तापमान कुछ और है, अगर इनका तापमान कुछ और हो गया तो हम ये बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए कि हमारे पास 7 तरीका है, यानी पदार्थ का रंग बदल जाना, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होना, प्रकाश का उत्सर्जन होना, गंध का उत्पन्न होना या परिवर्तन होना, गैस का उत्सर्जन होना, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होना, उसके बाद तापमान में परिवर्तन होना। यानी ये जो 7 चीजें हैं वो अभिकारक में कुछ और है, अगर उत्पाद में कुछ और हो जाए तब हम ये बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इनको बोला जाएगा पुराना पदार्थ, इनको बोला जाएगा नया पदार्थ। यानी नया पदार्थ पुराना पदार्थ में इनमें से किसी एक परिवर्तन को दिखा रहा है तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके आगे बात करेंगे कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले क्या है, गैस की उत्पत्ति। क्या है बच्चे, गैस की उत्पत्ति, यानी गैस निकलेगी, जैसा कि अभी पिछला मैंने पढ़ा था। कैसे निकलेगी, उदाहरण देखें, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा, द्रव फॉर्म में, सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को मिलाया जाएगा तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। और जहां पे हाइड्रोजन था वहां पे जिंक चलाएगा। यानी पहली विशेषता ये है, वहां पे गैस की उत्पत्ति होगी। दूसरा, रंग में परिवर्तन होना। किसमें परिवर्तन होना, रंग में। ध्यान देना, यहां पे क्या लिया गया, Fe। क्या लिया गया, Fe को यूज किया गया CuSO4 में। किसमें यूज किया गया,
CuSO4 में। ध्यान देना, Fe को जब CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट। और क्या है ये? आयरन सल्फेट। जो आयरन है ये क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बनाएगा क्या? आयरन सल्फेट। तो यहां पे इनका कलर कुछ और होगा, जो नया बनेगा उनका कलर कुछ और होगा, यानी इनके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा मेरे बच्चे, ताप में परिवर्तन होना। किसमें परिवर्तन होना? ताप में। कैसा होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यह है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का, जब इसमें पानी ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? पानी। तो बॉईल करेगा, वो उबलने लगेगा, उबलने के बाद क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उनके साथ में उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? उष्मा। यानी इनके यहां पे ताप कुछ और था, जब यहां उत्पाद बना उनका ताप बदल गया, यानी यहां पे बढ़ गया। ठीक, यानी ताप में परिवर्तन होगा, फिर भी क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की ये विशेषता है। आगे बात करें, अब हम लोग बात करने वाले क्या? हाँ, जो अभी आपने देखा, इस अभिक्रिया में जब ताप में परिवर्तन हुआ, पहले तापमान कम था, उसके बाद ज्यादा हो गया, इसका मतलब उष्मा निकल रही है। जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलेगी उसे बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी। आगे इस चीज के बारे में अच्छे से लर्न करेंगे। फोर्थ पॉइंट यानी फोर्थ पहचान यानी विशेषता क्या है? क्या है बच्चे? अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? अवस्था में। अवस्था, कैल्शियम कार्बोनेट ये ठोस अवस्था में होता है। जब इनको हीट किया गया, ये यहां पे गैस बनाया, यहां पे ठोस बनाया, यानी यहां पे पूरा का पूरा क्या था? ठोस अवस्था में। यहां पे कुछ पार्ट इसका ठोस हुआ, कुछ गैस हो गया। एस मतलब ठोस, जी मतलब गैस। तो इनके अवस्था में भी परिवर्तन हुआ। सबसे अच्छी बात, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है? जैसे कभी कभी हम लोग दूध को उबालते हैं, दूध फट जाता है। फटने के बाद बर्तन की पेडी पे कुछ ऐसे ठोस पदार्थ जमा हो जाते हैं, उसी ठोस पदार्थ का नाम क्या है? अवक्षेप। क्या है? अवक्षेप। अब देखो, अवक्षेप का बनना, यह है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। यह है सिल्वर नाइट्रेट। जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है, बनता है AgCl और NaNO3। इन्हीं का क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। यानी बर्तन की पेडी में AgCl बैठ जाता है, जिसको बोलते हैं अवक्षेप। यानी अवक्षेप बनेगा तब भी ये किसकी पहचान है? रासायनिक अभिक्रिया या उनकी विशेषता है। तो अगर हम इसके बाद बात करें, नेक्स्ट किसकी बात किया जा रहा है? ध्यान देना, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, या कि हमारे जीवन में ऐसी कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हो रही हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी अभिक्रिया हो रही है। ठीक, पहला क्या है? गर्मियों में कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ देने पर, ध्यान देना, जब गर्मियों में कमरे के तापमान पर दूध को खुला रख देंगे तो दूध क्या होता है? फट जाता है। दूध क्या हुआ? फट जाता है। तो वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी तो उनका प्रॉपर्टी बदल गया। दूसरा, लोहे में आर्द्र वायु में छोड़ देना, मतलब लोहे को जब वायु में खुला रख दिया जाएगा तो उनमें जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। उसी जंग लगने को क्या बोला गया? रासायनिक अभिक्रिया। भाई लोहे में जंग लगेगा, लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ठीक, वो भी एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है।
उसके बाद अंगूर का किण्वन होना। देखो भाई, अंगूर का किण्वन होना यानी अंगूर का जब किण्वन होता है तो इनसे अल्कोहल यानी शराब बनाया जाता है। ठीक, अंगूर का जब किण्वन होगा तो इनका स्वाद टेस्ट बदल जाएगा, जो एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, भोजन का पकना। क्या बोला? भोजन का पकना, यानी जैसे खाना बनाते हैं, ठीक, पुरानी पुरानी जो मतलब कुछ चीजों को मिला करके किसी नई चीजों को बना देते हैं, नई चीजें बन गई तो वो भी क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया। यानी हमारे घर में अगर भोजन पक रहा है तो वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। हमारे शरीर में भोजन का पचना, यानी हमारे शरीर में जो भोजन पच रहा है वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी हम खाना खा रहे हैं, भोजन पच रहा है, वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। सांस लेना, अगर हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं, यानी ले कुछ और रहे हैं, निकल कुछ और रहा है। अगर हम सांस भी ले रहे हैं बच्चे, तो वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। सबसे बड़ी बात, अगर दूध से दही बन रहा है, दूध से क्या बन रहा है? दही बन रहा है, तो ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, जो हमारे जीवन में होता है, जिनको हम जानते तो नहीं थे पहले, यानी हर एक चीज हमारी लाइफ में जो भी परिवर्तन हो रहा है सब एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का टेस्ट कुछ और होता है, दही का टेस्ट कुछ और होता है, इनके स्वाद बदल गए। ठीक, तो इनको भी क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यानी ये सभी जिसको कुछ पॉइंट ही लिखा गया है जो हमारे दैनिक जीवन में हो रहा है, इनको हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके आगे की बात करते हैं बच्चे। आगे क्या है? आगे हम लोग बात करने वाले हैं अभिकारक के। किसकी बात करने वाले हैं? अभिकारक क्या होता है? हाँ जी, अभिकारक। ठीक, ध्यान देना, अभिकारक जिसकी बात अभी मैंने किया था, अभिकारक को समझेंगे। अभिकारक जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलेंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक। यानी अभिक्रिया कराने के लिए जो जो पदार्थ को उपयोग में लाओगे उन सभी को क्या बोला जाएगा? अभिकारक। ठीक, क्या बोला मैंने? रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए, यानी कुछ नई चीजें बनाने के लिए, कोई भी नई चीज बनाओ, जो चीज यूज करोगे नई चीजों को बनाने के लिए, जो यूज कर रहे हो नया बनाने के लिए, उसी का नाम क्या रखा गया है? अभिकारक। ठीक, उत्पाद क्या होता है? जिनको उपयोग करके आपने नई चीजें बनाया, यानी जो नया पदार्थ बन गया, उसी को क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे, या फिर उसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। यानी जो नया बना, अभिक्रिया से जो हमें फल मिला, वही क्या है? प्रतिफल, या इसको किस नाम से जानेंगे? उत्पाद। क्या लिखा गया है? रासायनिक अभिक्रिया के बाद, यानी जब पुराने पदार्थ मिला दे, नया बन गया, जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। जैसे उदाहरण की बात किया जाए, यहां पे H2 और Cl2 लिया गया, ये है पुराना पदार्थ। क्या है? पुराना पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, इसी को बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। ठीक, क्या बोला जाएगा? अभिकारक। H2 और Cl2 मिलके क्या बना है? HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। यानी तीर के लेफ्ट साइड जो होगा अभिकारक, राइट साइड में क्या होगा? उत्पाद। यानी इनको यूज करके ये बनाया। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, ये पुराना है, इनको हीट किया गया तो ये बना, और ये यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, यानी ये नया पदार्थ है, इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। ये पुराना है, जिनसे नया बना, उसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। ठीक, यानी पुराने वाले को अभिकारक और नया जो बन रहा है उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे।
तो इसी के आगे हम आगे बात करें, क्या है हमारा रासायनिक समीकरण। क्या है बच्चे? रासायनिक समीकरण क्या है? ध्यान देना, क्या लिखा? रासायनिक समीकरण। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। जो भी चीजें हो रही हैं उनको हम बोर्ड पे कैसे समझते हैं, यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उनको एक समीकरण के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? समीकरण के रूप में लिखते हैं। उसी का नाम क्या है? रासायनिक समीकरण। अब इसको समझेंगे कैसे? रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक मतलब जो पुराना पदार्थ था, उत्पाद मतलब जो नया बना, उनके प्रतीकों के रूप में, यानी जो अभिकारक है और उत्पाद है उनका सिंबल क्या है, उनका प्रतीक क्या है, उनको किसके द्वारा दिखाते हैं, अगर उन्हीं को उनके प्रतीकों के रूप में उपयोग किया जाए उसी को क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। मतलब अभिकारक और उत्पाद का जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, उनके रूप में लिखा जाएगा, उसी को रासायनिक से। उदाहरण में देखो बच्चे, लिखा गया मैग्नीशियम। क्या लिया गया? मैग्नीशियम का एक रिबन लिया गया। ठीक, वायु में जलाया गया। मतलब किसी चीज को जलाया जा रहा है तो वहां पे किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। यानी किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बिना ऑक्सीजन का जल नहीं सकता है। ठीक, यानी मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाया जाएगा, यानी दहन किया जाएगा, तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इन्हीं को ध्यान देना, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम हम जान रहे हैं, इन्हीं को हम लोग इनके प्रतीक के रूप में लिखेंगे। प्रतीक के रूप में लिखने के बाद जो मिलेगा वही क्या है? रासायनिक समीकरण। तो वो चीजें देखे बच्चे, यहां पे क्या लिखा गया है, ध्यान से समझे। क्या लिखा गया है? ये है मैग्नीशियम जलाया गया, जलने के लिए ऑक्सीजन, ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, Mg और O2 मिला क्या बना? MgO। इसी को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। क्या बोला जाएगा? रासायनिक समीकरण बोला जाएगा। आगे देखिए बच्चे, मतलब अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक के रूप में लिख दिया जाए, वही है रासायनिक समीकरण। आगे क्या है? अब बहुत जरूरी है, ये हर क्लास के बच्चों के लिए जरूरी है, आखिर में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित का मतलब है इधर जितने अभिकारक हैं इधर भी उतने क्या हो जाए? उत्पाद हो जाए, यानी उनके परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो जाए। जब अभिकारक में जितने परमाणु और उत्पाद में जितने परमाणु, उनकी संख्या आपस में बराबर हो जाएगी, उसे बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान देना, लिखा क्या गया है? जिस रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब अभिकारक में भी उत्पाद में भी जो परमाणु है, अगर उनकी संख्या आपस में बराबर होगी, उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ध्यान देना, जैसे लिया गया बच्चे, क्या लिया गया? H2 लिया गया, यहां लिया क्या? H2, इनकी अभिक्रिया कराई गई Cl2 के साथ, इधर का अभिकारक। ठीक, अब जो नया बनेगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा HCl। ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। ठीक, अब देखो यहां पे कितने H? 2, यहां पे कितने H? 1, कितने Cl? 2, कितने Cl? 1। ये अभी तो आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। अब देखो भाई, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को 2 करने के लिए यहां पे 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा किया गया तो Cl भी कितने हो गए? 2। अब Cl जो आगे लिखा जाएगा ये इनका भी होगा, इनका भी होगा, यानी ये संतुलित हो गया। इसे लिखा गया H2Cl2 मिला तो क्या बना? 2HCl, यानी 2H यहां 2H यहां,
2Cl यहां 2Cl यहां, यानी ऐसा दिखा। यानी अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जब बराबर की जाएगी उसी को बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, आगे संतुलित रासायनिक समीकरण को आखिर में संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ध्यान से समझना मेरे बच्चे। क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया, संतुलित समीकरण को क्यों आवश्यक है, यानी संतुलित समीकरण क्यों आवश्यक है। ध्यान देना, अब किस पर आधारित है, रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो हमारा रासायनिक समीकरण ये है, इनको किसका पालन करना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, मतलब ये बताता है जितना अभिकारक का द्रव्यमान है उतना किसका होना चाहिए, उत्पाद का होना चाहिए। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब जितना द्रव्यमान इनका है उतना इनका भी होगा, चाहे इनका रूप अलग ही क्यों ना हो, क्योंकि ये H2 और Cl2 अलग अलग रूप में थे और यहाँ HCl अलग रूप में आ गया। मतलब इनका द्रव्यमान सेम होना चाहिए। वो कौन कह रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, जरूरी होता है, यानी आवश्यक होता है। ठीक, अब रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये कहता है अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उस किसके बराबर होगा, उत्पाद के। यानी अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान को बराबर करने के लिए, यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कराने के लिए इनको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जब संतुलित कर देते हैं तब वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने लगता है। तो इसके आगे क्या होगा बच्चे, अब ध्यान दें, अब किसकी बात करनी है। अब क्या कहता है, परमाणु स्तर पर अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया और बाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। ठीक, क्या बोला गया, परमाणु के स्तर पर, यानी उनके परमाणुओं के रूप में देखा जाए, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद, यानी अभिक्रिया जब तक नहीं हुई है तब के परमाणुओं की संख्या, अभिक्रिया के बाद के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर यानी समान रहती है। इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण द्वारा ही दर्शाया जाता है। यानी हम तो लिख देते हैं पहले से ही, जितने अभिकारक में परमाणु है उतने ही परमाणु उत्पाद में है, इसीलिए उनको संतुलित करके लिखा जाता है। अगर ना भी लिखेंगे तो पहले से होता है, लेकिन जब हम संतुलित कर देते हैं तब हमें यह पता चल जाता है कि जितना अभिकारक में परमाणु है उतना उत्पाद में भी है। ठीक, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण के फायदे क्या है, ध्यान दें, क्या बोला, संतुलित रासायनिक समीकरण के फायदे क्या है। ठीक, वैज्ञानिक रूप से सही जानकारी, रासायनिक अभिक्रिया का सटीक और स्पष्ट वर्णन करता है। जब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर दिया जाता है तो वैज्ञानिक रूप से ये क्या बताता है, जो रासायनिक अभिक्रिया है और ये सही और एकदम एग्जैक्ट है, यानी उनको अच्छे से वर्णन कर रहा है। यानी अगर संतुलित हो गया तो वैज्ञानिक रूप से हम ये मानते हैं ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित है, इसमें जितने अभिकारक के परमाणु है उतने किसके हैं, उत्पाद के भी है। तो चले बच्चे आगे अब किसकी बात करनी है, अब हम लोग बात करेंगे मात्रात्मक गणनाएं। मात्रात्मक गणनाएं यानी मात्रा, यानी अभिकारक और उत्पाद की मात्रा के आधार पर इनकी गणना की जाएगी।
यानी मात्रात्मक गणनाएं क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक, अब देखो, अब मात्रा मतलब उनकी क्वांटिटी, इधर कितना द्रव्यमान था इधर कितना हुआ। मात्रात्मक क्या होगा, मोल, यानी अभिकारक का मोल, उत्पाद का मोल। द्रव्यमान अभिकारक का, उत्पाद का। आयतन से संबंधित गणनाएं इन्हीं पर आधारित होती है। मतलब जब अभिक्रिया को संतुलित कर दिया जाएगा, उनकी जो मात्रात्मक गणनाएं हैं, मोल, द्रव्यमान तथा आयतन से संबंधित जो भी गणना करनी होती है, उस संतुलित रासायनिक समीकरण के आधार पर ही की जाती है। ठीक, उसके बाद प्रयोगों की योजना। प्रयोग में क्या है, प्रयोगशाला में आवश्यक पदार्थों की सही मात्रा में ज्ञात करने में सहायता करना। जब प्रयोगशाला में हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं तो हमें जो पदार्थ की मात्रा है, हमें मतलब एक फिक्स अमाउंट में मिलेगा। अगर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, जो पदार्थ की आवश्यक मात्रा है वो हमें एकदम फिक्स मिल सकता है जब अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगी। आगे देखें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या कहता है बच्चे, हमारा क्या है, ये सब तो कुछ खास जरूरी नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे, इतना जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो हमारा टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसकी बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक, हाँ जी, किसकी बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। तो ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया जो पहली अभिक्रिया है, जिनको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, योगात्मक का मतलब क्या होता है, मतलब अभिकारक की संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, लेकिन जो उत्पाद बने, मैंने क्या बोला, जो अभिकारक हो, क्या हो, अभिकारक, जो अभिकारक हो, और दूसरा इनसे मिलकर क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, उत्पाद। अभिकारक की संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो, लेकिन जो बनने वाला उत्पाद है अगर वह एक ही हो, मतलब ये अभिकारक 2 3 4 कुछ भी हो गए, जो बनने वाला उत्पाद अगर वह एक ही हो, उसको बोलते हैं योगात्मक या फिर संयोजन अभिक्रिया। ठीक, यहां पर लिखा एकल उत्पाद का निर्माण होता है, यानी केवल एक ही उत्पाद बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेगा। दूसरा, यह अक्सर कैसा होता, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि जो संयोजन अभिक्रिया है हमेशा कैसी होती, उष्माक्षेपी। मतलब जब यह अभिक्रिया होगी, उस अभिक्रिया में से उष्मा बाहर निकलेगी, अभिक्रिया में से उष्मा बाहर निकलेगी। अर्थात लिखा गया, अर्थात इसमें उष्मा निकलती है। ठीक, अभिकारक तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं। जो हमारा अभिकारक होगा ये तत्व भी हो सकता है और यौगिक, जैसे Na भी, यानी ये सोडियम तत्व है, और यहाँ पे H2O ये क्या है, यौगिक है। यानी कि अभिकारक जो है वो तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। आगे, ये अभिक्रियाएं प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती हैं, यानी ये अभिक्रिया भी प्रकृति में पाई जाती है, जैसे दहन, यानी किसी चीज को जलाया गया, जंग का लगना, उसके बाद श्वसन यानी सांस का लेना, यानी ये सब अभिक्रियाएं जो होती हैं, दहन हो गया, जंग लगना,
और श्वसन, ये सब योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। कैसी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया है। आगे अगर हम बात करें, जो हमारा नेक्स्ट है, हाँ, योगात्मक अभिक्रिया में अगर एग्जाम्पल के रूप में बात किया जाए बच्चे, जैसे लिखा गया C+O2, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा CO2। क्या बनाया? CO2। यहां पे अभिकारक कितने थे? 2। उत्पाद कितने बने? 1। ये कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? योगात्मक अभिक्रिया का, ये संयोजन। दूसरा जैसे मैंने लिखा N2 + 3H2, ये मिलके क्या बनाए? अमोनिया बनाए। क्या बनाए? अमोनिया। इसमें अभिकारक दिख रहे हैं और उत्पाद केवल एक ही बन रहा है, यानी ऐसी अभिक्रिया मिलेगी तो क्या होगा? उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। मतलब अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा हो, उत्पाद एक ही बने। जो हमारा नेक्स्ट अभिक्रिया है, क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या बच्चे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया संयोजन का एकदम विपरीत होती है। ये अभिक्रिया जो है, ये संयोजन की क्या है? विपरीत है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकंपोजिशन। क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन। ठीक है। इस अभिक्रिया में किसी यौगिक के बड़े अणु, यानी कोई यौगिक होगा, उनका बड़ा अणु होगा, टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे ये बड़ा यौगिक है, जब ये टूटेगा 2, 3, 4 यानी अलग अलग का निर्माण करेगा। यानी एक यौगिक ये है, जब ये टूटा तो कई सारे यौगिक छोटे छोटे बन गए। यानी कि इधर एक हो, इधर एक से ज्यादा बार में टूट जाए, उसे क्या बोलेंगे? वियोजन। और वियोजन का उल्टा कर दिया जाता है तो ये संयोजन हो जाता है। इसका मतलब ये सभी आपस में मिल करके एक का निर्माण करेंगे तो संयोजन हो जाएगा, और एक बड़ा वाला एक से ज्यादा बनाएगा तो क्या हो जाएगा? ये वियोजन। सामान्य रूप से समझा जाए अगर, ये एक AB है। क्या है? AB है। ये टूट गया A और B में। इधर एक मिलकर के एक थे, इधर 2 बन गए। कितने बन गए? 2। यानी कैसी अभिक्रिया है ये? वियोजन अभिक्रिया। इन्हीं की बात करें अगर, वियोजन में क्या लिखा गया है? FeSO4, जब ये टूटा यानी इनको हीट किया गया, एक बनाया Fe2O3, दूसरा बनाया SO2, तीसरा क्या बनाया? SO3। मतलब इधर एक अभिकारक था, इधर 1, 2, 3 बन गए। मतलब ये भी क्या है? वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें, जैसे हमारे पास है CaCO3, ये टूटेगा CaO प्लस CO2 में। किसमें टूटेगा? CaO प्लस CO2। यहां पे अकेला था, यहां पे 2 बन गया। ये भी किसका एग्जाम्पल है? वियोजन। यानी एक ने 2 बनाया, 3 बनाएगा, 4 बनाएगा, 5 बनाएगा, ये सब एग्जाम्पल होगा वियोजन का। ठीक। अगर नेक्स्ट की बात करें, जो हमारे सामने होगा वो होगा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। चलिए समझ लेते हैं इसको भी। यही अभी हमने देखा। ये है फेरस सल्फेट। ये लिखा गया है FeSO4 को फेरस सल्फेट, Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड, ये ठोस में होगा। SO2 और SO3 क्या होंगे? गैस में होंगे। मतलब ये अकेला था, फेरस सल्फेट बनाया, फेरिक ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। यानी अकेला 3 बनाया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वियोजन। और ये जो पदार्थ है इनके नाम लिखे गए हैं। नेक्स्ट थोड़ा स्पीड में चलेंगे। अब किसकी बात हो रही है? अवलोकन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवलोकन। ठीक। अब यहां पे क्या है? अवलोकन अभिक्रिया में ध्यान से, फेरस सल्फेट के हरे, जो फेरस सल्फेट होता है
वो किस कलर का होता है? हरे कलर का, क्रिस्टल को गर्म करने पर। ठीक, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाएगा तो उसका क्या बदल जाएगा? उसका रंग बदल जाता है। यानी फेरस सल्फेट हरे रंग का है, जब उनको गर्म करेंगे उनका रंग क्या होगा? बदल जाएगा। दूसरी चीज, सल्फर डाइऑक्साइड की तीव्र एवं विशिष्ट गंध आती है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड की क्या आएगी? तीव्र और एक विशिष्ट गंध आएगी। ध्यान देना, तीव्र और एक विशिष्ट गंध आएगी। इसी को बोलते हैं अवलोकन। क्या बोलेंगे? अवलोकन। ठीक, आगे हम बात करने वाले हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्या लिखा गया है? यह वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, यानी अवलोकन भी क्या है? वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एक ही अभिकारक टूट रहा है। ठीक, यानी कि जो वियोजन है उसमें फेरस सल्फेट को गर्म किया गया, यानी हीट किया गया, उनका रंग बदल गया। 2 या 3 अभिकारक बने जिसमें फेरस का कलर बदल गया और SO2 और SO3 की एक विशेष तरह की गंध मिली। लेकिन एग्जाम्पल किसका है? वियोजन का ही है। क्यों? किसमें एक अभिकारक टूट के 2 या 2 से ज्यादा बना रहा है। ठीक, अब क्या बात हो रही है बच्चे? वियोजन अभिक्रिया की विशेषताएं। किसकी बात हो रही है? वियोजन अभिक्रिया की विशेषताएं। ध्यान देना, एक अभिकारक यानी एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। यानी एक ही अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाएगा। ध्यान देना, यह ऊर्जा अवशोषित करती है। यानी जब वियोजन होगा तो उनको ऊर्जा चाहिए, वहां से ऊर्जा निकलेगी नहीं, उनको ऊर्जा चाहिए। जिसके किसके रूप में? उष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में या विद्युत के रूप में। यानी उष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में, किसी के भी रूप में वियोजन अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। लेकिन अधिकांश वियोजन अभिक्रिया उष्मा शोषी होते हैं, क्योंकि जिस अभिक्रिया को उष्मा चाहिए और वियोजन को उष्मा चाहिए, तो लगभग जो वियोजन अभिक्रिया है वो उष्मा शोषी होंगे, क्योंकि इनको उष्मा देना पड़ेगा। अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था, रंग, गंध में परिवर्तन होता है। यानी जो वियोजन अभिक्रिया होगी, जब अभिक्रिया हो जाएगी उनका अवस्था बदल जाएगा। यानी ठोस है तो द्रव हो सकता है, ठोस है तो गैस हो सकता है। उनके रंग बदल जाएंगे और उनके गंध भी बदल जाएंगे। यानी ये सब वियोजन अभिक्रिया की विशेषता है। ठीक, आगे हम लोग किसकी बात करेंगे? वियोजन यानी इनका एक नाम और अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, वियोजन उष्मा के साथ भी होता है, विद्युत के साथ होता है और प्रकाश के साथ होता है। जो उष्मा दी जाएगी किसके किसके रूप में? यानी कि जो हीट दिया जाएगी, उष्मा भी होगा, विद्युत भी। यानी वियोजन होने के लिए उष्मा से होगा, विद्युत से होगा और प्रकाश के होगा। ध्यान देना, जब उष्मा से होगा वियोजन उसका नाम उष्मीय वियोजन, विद्युत से होगा विद्युतीय वियोजन, प्रकाश से होगा तो उसका नाम क्या होगा? प्रकाशीय वियोजन। अब ध्यान दें, अब क्या होगा? अभिकारक का उष्मा द्वारा किया गया वियोजन तो क्या कहलाएगा? उष्मीय वियोजन। ये है, इनको जब उष्मा यानी डेल्टा मतलब उष्मा दिया जाएगा तभी ये बनेंगे। ठीक, यानी अभिकारक का उष्मा के द्वारा जो वियोजन, यानी उष्मा के द्वारा जो वियोजन होगा उसका उष्मीय। उसके बाद उसी अभिकारक का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जो अभिकारक है इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो उसका नाम क्या होगा? विद्युतीय वियोजन। यानी कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने से होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा? विद्युतीय वियोजन। यानी H2O में, यानी H2O मतलब जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इनसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है। बिना विद्युत धारा के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। विद्युत धारा से हो रहा है
इसलिए इसका नाम क्या होगा, विद्युतीय वियोजन। नेक्स्ट क्या है, प्रकाशीय वियोजन, यानी कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है, यानी वियोजन अभिक्रिया होती है जिसमें प्रकाश देना पड़ता है, किसके रूप में, एच न्यू लिख दिया जाए, यानी ये प्रकाशीय वियोजन है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन। यानी ऐसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, जैसे AgCl पर जब सूर्य का प्रकाश डाला गया, Ag और Cl2 में टूट गया, इसे बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। अब आगे क्या बात करने वाले हैं बच्चे, जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक, हाँ, नेक्स्ट हमारा जो है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्वि नाम से पता चल रहा है, दो यौगिक के बीच में पहला वाला दूसरे वाले को विस्थापित करेगा, जिनके साथ जो होगा विस्थापित करेगा, दूसरा वाला पहले वाले आयंस को विस्थापित करेगा। ध्यान देना, दोनों लोग विस्थापित करेंगे। इस अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ध्यान देना, ये कैसे पता चलेगा, ये यौगिक है, ये पहला प्लस है, दूसरा माइनस, ये पहला प्लस दूसरा माइनस, ठीक, क्या बोला गया, दो यौगिक हैं, इनके मध्य आयनों का आदान प्रदान होगा। मतलब अगर इनका A धनायन है तो इनके D एनायन के साथ जाएगा, इनका C धनायन है B एनायन के साथ जाएगा। ध्यान देना, पहले धनात्मक वाले को लिखते हैं फिर ऋणात्मक वाले को, ठीक। अब देखो, इनका धनायन A, इनका ऋणायन D, क्या बना, AD, इनका धनायन C, इनका ऋणायन B, क्या बना, CB। मतलब इनका धनायन इनके धनायन को विस्थापित किया, इनका ऋणायन इनके, यानी दोनों के बीच में आयंस का आदान प्रदान हो रहा है, यानी इनका धन इनका ऋण ले रहा है, इनका धन इनका ऋण ले रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे NaCl के साथ गया तो क्या बनाया, NaCl, BaSO4 के साथ गया तो क्या बनाया, BaSO4। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी पहला वाला दूसरे का आयन लेता है, दूसरा वाला पहले का आयन लेता है। कौन से आयन लेंगे, अपोजिट वाले, उनका धन है, पहले वाले का ऋण ले जाएगा, पहले वाले का ऋण है, दूसरे वाले का क्या ले जाएगा, धन ले जाएगा। चलिए यहां पे लिखा क्या गया, नेक्स्ट ये उदाहरण लिखा गया, इनका भी अवलोकन उसी तरीके से। अब हम लोग बात करने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, उदासीनीकरण। ध्यान देना, उदासीनीकरण अभिक्रिया तब होगी जब एक अम्ल होगा, क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया तब होगी जब पहला क्या होगा, अम्ल होगा, दूसरा क्या होगा, क्षार होगा। यानी अम्ल क्षार जब मिलेगा दो चीज बनेगा, एक बनेगा लवण, दूसरा क्या बनेगा, जल। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी लवण और जल बनेगा, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण, ठीक। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर के लवण तथा जल बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। HCl अम्ल हो गया, NaOH क्षार हो गया, तो क्या बना, NaCl लवण और H2 क्या बना, जल। यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी, उसे बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी अभिक्रिया, उपचयन। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण, दूसरा क्या होगा, अपचयन। अपचयन का दूसरा नाम अवकरण, ठीक ना। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं
ऑक्सीकरण क्या होता है। ध्यान देना, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन निकलेगा, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाए हाइड्रोजन निकल जाए, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो भाई, सी में ऑक्सीजन जुड़ा है तो सी का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। एस में कौन जुड़ रहा है, ओ, तो क्या बना SO2, तो एस का क्या होगा, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन जिनमें जुड़ेगा उन्हीं का क्या होगा, ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा बच्चे, निकलेगा। दूसरा क्या लिखा गया है, अपचयन। क्या होगा, अपचयन को ध्यान से समझेंगे। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, उसका उल्टा, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, यानी हाइड्रोजन जुड़े ऑक्सीजन निकले, यानी ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा क्या होगा, अपचयन होगा। अब उदाहरण के रूप में देखो, यहां पे H2 में Cl2 में क्या जुड़ रहा है, H2, तो क्या बनाया, Cl, यानी यहां पे Cl किसमें, Cl का क्या होगा, अपचयन। यहां पे H2 किससे जुड़ रहा है, O के साथ, O का क्या होगा, अपचयन, यानी हाइड्रोजन जिनसे जाके जुड़ रहा है उन्हीं का क्या होगा, अपचयन होगा। यानी यहाँ पे Cl2 का अपचयन होगा, यहाँ पे O2, क्योंकि इन्हीं दोनों से क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन, निकलेगा तो ऑक्सीकरण। तो हमारा नेक्स्ट क्या है बच्चे, ध्यान देना, नोट ध्यान से समझिएगा, क्या है, उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, यानी उपचयन का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक, वैज्ञानिक रूप से इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान देना, वैज्ञानिक रूप से अपचयन को अवकरण बोलते हैं। ये तो ऑक्सीकरण की बात हो गया, इसका दूसरा क्या होता है, अपचयन, इनको वैज्ञानिक रूप से क्या बोलते हैं, अपचयन। अब ध्यान देना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण हो और अपचयन, ये दोनों साथ में ही हो, उसे बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया, ये लिखा गया बच्चे, ऐसी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, अवकरण का दूसरा नाम अभी क्या बोला था, अवकरण का दूसरा नाम अपचयन, अवकरण का दूसरा नाम क्या था, अपचयन। क्या, अपचयन। जब ये दोनों साथ होगा उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखो, Cu में से O निकल गया, Cu में से O निकल गया, यानी ऑक्सीजन निकलेगा, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन। अब यहां पे क्या हुआ, H2 में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन, यानी ये जाके इनसे जुड़ा तभी, तो क्या होगा इनका, ध्यान देना, इनका होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण, यानी जहां से वो निकल रहा है उसका अपचयन, इनसे आके जुड़ रहा है हाइड्रोजन से, उनका क्या होगा, ऑक्सीकरण। यह एक ही अभिक्रिया है, दोनों में इसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी है, अपचयन भी है, इसलिए इनको एक ही नाम से क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। आगे देखें, ठीक, तो हमारा जो नेक्स्ट होगा, जो हमारा नेक्स्ट होगा उष्मा शोषी, उष्मा, इसके पहले पढ़ेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक, हाँ, क्या पढ़ेंगे, उष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। अब जो होगा उष्मा के आधार पर अभिक्रिया का वर्गीकरण होगा। ठीक, उष्मा के आधार पर देखा जाए, जो पहला है वो उष्मा क्षेपी है, यानी जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलेगी उसे बोले उष्मा क्षेपी।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी निकलती है उसे उष्माक्षेपी बोलेंगे। ये देखो CH4 और O2 आपस में अभिक्रिया करके CO2 और H2O बना रहे हैं और इनके साथ साथ इसमें ऊर्जा भी निकल रही है, इसलिए इनका नाम क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इनका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? उष्माशोषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्माशोषी अभिक्रिया। अब उष्माशोषी क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण होता है, यानी बिना उष्मा का अभिक्रिया नहीं होगा। जैसे AgCl है, इनको प्रकाश दिया गया, Ag और Cl2 बनाया, यानी इस अभिक्रिया को होने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ी। किसके रूप में? उष्मा के रूप में जरूरत पड़ी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारा है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव क्या है। जो हमारा पहला टॉपिक होगा उसका नाम होगा संक्षारण, यानी हमारे दैनिक जीवन में उपचयन से क्या क्या प्रभाव। पहला क्या है? संक्षारण। क्या है बच्चे? संक्षारण। संक्षारण का मतलब धातुओं का नष्ट होना। ठीक, यानी कोई भी धातु अगर वायुमंडल में खुला रख दिया जाएगा तो उनका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। उपचयन का दूसरा नाम उनका क्या होगा बच्चे? उनका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने वाले को ही क्या बोलते? संक्षारण। ध्यान देना, जब कोई धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बन जाएगा, जिससे धातु क्या होता है? कमजोर। यानी जब लोहे को खुला रख दिया जाता है तो वातावरण में जो ऑक्सीजन है उनसे अभिक्रिया करके वो उस धातु का ऑक्साइड यानी लोहे का ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग जंग कहते हैं, जिसकी वजह से जो लोहा यानी धातु होता है कमजोर हो जाता है। इसी कमजोर होने की प्रक्रिया को क्या बोला गया है? संक्षारण। ठीक, आगे देखें, अब इनके एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल क्या है बच्चे संक्षारण का? ध्यान देना, क्या लिखा गया है? लोहे पर जंग लगना। ठीक, लोहे पर जंग लगेगा तो उनका संक्षारण यानी लोहा नष्ट होगा। लिखा गया है जब लोहे पर जंग लगेगा, नई लोहे की वस्तुएं चमकीली होती है। जब लोहा नया नया होता है तो क्या होता है? चमकीला होता है। कुछ समय बाद सतह पर क्या होता है? लालिमा युक्त भूरे रंग की परत जम जाती है, यानी काफी समय के बाद, महीना 2 महीना तक अगर उसको रखा जाएगा, उनके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी। इसे भूरे रंग की परत को क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंग। और इसी जंग का नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड। क्या नाम है? आयरन ऑक्साइड। ठीक, उसी तरह से धातुओं का संक्षारण का उदाहरण जैसे सिल्वर है, क्या है? चांदी है। चांदी पर जो काली परत चढ़ती है उनका नाम होता है सिल्वर सल्फाइड। यानी चांदी का भी संक्षारण होता है, लेकिन उनके ऊपर जो परत आती है किस रंग की आती है? काले रंग की। उनकी परत का नाम क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड। अब आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, कॉपर। ध्यान देना, किसकी बात होगी? कॉपर की बात होगी। कॉपर पर भी कोर्जन होगा, यानी उनका भी संक्षारण होगा। किस कलर का होगा? हरे कलर का होगा, जिसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यानी कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिनसे उनका धातु क्या होता है? नष्ट हो जाता है, जिसका नाम क्या है? संक्षारण। संक्षारण से होने वाली हानियां, आखिर ऐसी कौन कौन सी हानि है जो संक्षारण से होती है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या लिखा गया है? धातुओं की मजबूती कम होती है। यानी अगर धातु पर मूर्छा जंग लगेगा, उनकी मजबूती क्या होती है?
कम हो जाती है। दूसरा, मशीनों और औजारों की आयु घट जाती है, यानी कोई मशीन अगर धातु का है, कोई औजार अगर धातु का है